Hello and good morning, everyone. I welcome you all at UOS IAS. I hope everyone is doing well. So today is 2nd September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So The Hindu और The Indian Express के जो भी important articles हैं आज हम उन्हें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं. हम पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले डोंगरिया कौंड ट्राइब्स के बारे में. ये आपकी एक ट्राइबल ग्रुप है, केस स्टडी की तरह यहाँ पर है, इसको हम डिस्कस करेंगे. ओके. सेकंड है हमारा ये एडिटोरियल का आर्टिकल है, इसमें बात किया जा रहा है इंडियाज नेबरहुड वॉच, है ना. तो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है आज के टाइम में, ऑल्दो इस आर्टिकल को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आज के टाइम पर अगर हम जो 2024 की सिचुएशन देखें, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, मालदीव्स हो, आपका पाकिस्तान है, यहाँ पर बांग्लादेश है, नेपाल है, तो इन कंट्रीज में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं. एक टाइम था तो हमारा बहुत अच्छा टाइम था इन लोगों के साथ, और वहां पर जो सिचुएशन थी लाइक एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर सारी कंट्रीज जो थी, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी, हम उनको एक डेमोक्रेसी वहां पर स्टैब्लिश हो चुकी थी. बट 2024 का टाइम देख रहे हैं तो पूरी तरीके से जो चीजें हैं वो चेंज हो चुकी हैं. ओके. तो इस आर्टिकल को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट. तो यहाँ पर जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता है, आप सभी को पता होगा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना. यहाँ पर जो इसके तहत क्या आता है आपका नेशनल NGAC, है ना, नेशनल जो जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी यहाँ पर आती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये क्या कर रहा है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी उसको वॉलेट कर रहा है. तो इसमें जो NGAC है और यहाँ पर जो कोलिजियम सिस्टम है उसको एक तरीके से कंपेयर किया गया है और ये कहा गया है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है हमारे इंडिया में, इसे रिफॉर्म करने की जरूरत है. फिर हम बात करेंगे LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में. यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि इनको और फायदा यहाँ पर मिल सके. फिर हम बात करेंगे वाई नामीबिया प्लान्स टू किल हंड्रेड्स ऑफ इट्स मैजेस्टिक वाइल्ड एनिमल फॉर मीट. यहाँ पर ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है. देखिए इंडियन एक्सप्रेस में आज का जो न्यूज़पेपर आप उठाकर देखेंगे, पुराने ही न्यूज़ेस हैं यहाँ पर. वो जो अभी कोलकाता वाला केस चल रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी चीजें हैं, लोग इसमें बातचीत कर रहे हैं कितना डिले क्यों हो रहा है जस्टिस में, ये एंड ऑल. ठीक है. और फिर हम बात करते हैं तो जो आर्टिकल्स हैं, चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, वो रिपीटेड थे, इसलिए इसमें से सिर्फ यही आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड किया. इसमें एक और आर्टिकल है आपका, लास्ट में हम उसे डिस्कस कर देंगे, सॉरी इसमें हम यहाँ पर मेंशन करना भूल गए हैं. उसमें हम बात करेंगे लाई डिटेक्शन की, है ना. जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है, नार्को आपके टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, तो क्या ये लीगल है या लीगल नहीं है इंडिया में, क्या सारी चीजें हैं. तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, हम इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके. सो ये है आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. और इस पूरे एनालिसिस की PDF आपको कहाँ मिलेगी, एडुवर्स IAS, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. ओके. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं. यहाँ पर स्कूल्स इज एन अपहिल क्लाइम अबे फॉर डोंगरिया कोंड ट्राइबल चिल्ड्रन इन ओडिशास रायगाड़ा. ओके. सबसे पहले इस ट्राइब की बात करते हैं. जो डोंगरिया ट्राइब है, ये कहाँ की ट्राइब है, आपकी ओडिशा की ट्राइब है. आप सभी को पता होगा, कल आई थिंक कल या परसों हमने एक और ट्राइब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था. ठीक है. वो भी कहाँ की थी, ओडिशा की ट्राइब थी. ओके. तो हम यहाँ पर क्या बात करें, डोंगरिया ट्राइब के बारे में. ये कहा जा रहा है कि देखिए ये जो ट्राइबल एरिया होती है, ये आपके जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं, ये उसमें से बिलोंग करती. सबसे पहले बात तो ये, अभी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं, पहले आप इसको समझिए, तब आपको ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा चीजें. एक हो गया, मान लीजिए हमारे पास ये पूरी ट्राइब्स का ग्रुप है, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं. सेकंड फिर यहाँ पर आ जाती है आपकी क्या, स्केड्यूल्ड ट्राइब. फिर थर्ड नंबर इसका जो कोर है, मतलब धीरे धीरे ये जो ट्राइब है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही है, इनका कल्चर डिक्लाइन हो रहा है, इनका जो रेशियो होना चाहिए था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका डिक्लाइन हो रहा है. तो ऐसे ग्रुप्स को हमने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया और उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. तो ये जो डोंगरिया कौंड ट्राइब है वो भी किसमें आती है, आपकी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में आती हैं. आई होप आपको इतना क्लियर होगा. ठीक है. इस आर्टिकल में पहले कंटेक्स्ट की बात करते हैं, फिर हम इस ट्राइब के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे. ये कंटेक्स्ट में इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये ट्राइबल ग्रुप्स होती हैं थोड़ी ऐसे इलाके पर रहते हैं, मतलब हिली एरिया, इन सारी जगहों पर रहती हैं. वहां पर जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, लाइक हम बात करते हैं स्कूल्स की,
है ना। स्कूल्स की बात करते हैं, यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। ये बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं काफी दूर दूर एरिया पर होती है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर स्कूल, हम यहाँ पर तो मेनली एजुकेशन की बात की गई, स्कूल की बात की गई, तो हम स्कूल के बारे में बात करते हैं। स्कूल इतने दूर दूर होते हैं कि बच्चों को जाने के लिए यहाँ पे पहाड़ों से चढ़कर जाना पड़ता है, ये सारी चीजें। तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, माँ बाप ये सोचते हैं कितनी दूर कौन जाए, रहने ही देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। तो मतलब इसमें एक बच्चे का ये सारा बताया गया है। अब लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, वहां पर देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं नेटवर्क एरिया वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं। सो एक बच्चा है, उसको इस सारी चीजों को, लाइक इंस्टाग्राम क्या होते हैं, इंस्टाग्राम रील्स क्या होती है, फेसबुक क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, इसके जो फेवरेट यूट्यूब जो है, इन सबको वो नेविगेट कर पा रहा है। तो मतलब यही है कि हमें इन सारी जगहों पर क्या करना होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे जो अप्रेजल किए जाते हैं, इस तरीके के गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा इन तक पहुंच सके, इसलिए हमें जो स्कूल्स वगैरह हैं वो इतने मतलब कि पास होने चाहिए, सो दैट ये बच्चे क्या कर पाए, उन स्कूल को एक्सेस कर पाए। आई होप आपको इतने यहाँ पे क्लियर है ना। हम बात करते हैं डोंगरिया गौंड ट्राइब के बारे में। ये कहाँ है आपकी, न्यामागिरी हिल्स रेंज ऑफ उड़ीसा। आपको ये याद रखना, न्यामागिरी हिल्स रेंज ऑफ उड़ीसा में है। इंडिया की बात करते हैं फिर, न्यामागिरी इज अ हिल रेंज विच फॉल्स अंडर द रायगढ़ एंड कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट। जो कालाहंडी और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इसके बीच में ये आपका यहाँ पर पड़ता है। ये बहुत ही अपनी जो इनकी डिस्टिंक्टिव ज्वेलरीज होती हैं, टैटूज हैं और हेयर स्टाइल है, इसके लिए जाने जाते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा किस तरीके से इनका ये हेयर स्टाइल देख सकते हैं। ये लोग यहाँ पर ऐसे क्लिप्स लगाते हैं, क्लिप्स वगैरह, है ना। और इनकी जो ज्वेलरी है आप देख सकते हैं कितनी मतलब थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ इनकी ज्वेलरीज होती हैं। वेमेन वेयर मल्टीपल रिंग्स थ्रू देयर ईयर्स नोजेस वाइल बॉयज वेयर नोज रिंग्स। यहाँ पर जो वेमेन होती है किस तरीके की डिफरेंट टाइप्स की आप देख सकते हैं। इनके ईयर में भी यहाँ पर बहुत सारी ये रिंग्स पहनते रही, नोज में यहाँ पर 3 रिंग्स हैं, और उनके गले में भी आप देख सकते हैं कितनी सारी ये रिंग्स को यहाँ पर कैरी करती हैं। गर्ल्स वेयर हेयर क्लिप्स, नेक रिंग एंड बीड्स वगैरह भी, ये हेयर क्लिप्स कितनी सारी इन्होंने पहन के रखी है। इनकी लैंग्वेज कौन सी, कुई लैंग्वेज। कौन सी है, कुई लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में। ये ट्राइबल ग्रुप है सब क्लासिफिकेशन ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब और सेक्शन ऑफ अ स्केड्यूल्ड ट्राइब। जो हमारी स्केड्यूल्ड ट्राइब होती है उसका एक सब क्लासिफिकेशन है, जिनको बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल कंसिडर किया जाता है उस ट्राइबल ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ट्राइबल ग्रुप है, लेकिन इसमें भी ये बहुत ही ज्यादा मतलब धीरे धीरे एक तरीके से क्या होती जा रही, खत्म होती जा रही, इनका पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम बात करेंगे धेबर कमीशन 1960 से 1961 फाउंड दैट विद इन द स्केड्यूल्ड ट्राइब क्लासिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी एग्जिस्टेड इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट इन सर्टेन ट्राइब्स ओवर अदर्स। तो मतलब हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि स्केड्यूल्ड ट्राइब में भी उनको हम रिजर्वेशन ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल उनमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो जिनको इनइक्वालिटी वहां पर अभी भी हमें फेस करनी पड़ती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्थ 5 ईयर जो हमारा प्लान होता है 1973 का, उसमें सब कैटेगरीज है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का वर क्रिएटेड विद इन द ग्रुपिंग ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ पर जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है उसमें क्या किया जाता है, आपके स्केड्यूल्ड ट्राइब में भी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है उसको क्रिएट किया जाता है। गवर्नमेंट क्या होता है, फिर 2006 में, ये 1973 में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था आपका, ये आप याद रखिए, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। फिर 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करती है, इसका नाम चेंज करती है, उसको फिर हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो जो पर्टिकुलर ट्राइब है वो पीवीटीजी की कमिटी में आती है। प्रिजर्वेशन ऑफ प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिसेस जो है, डिक्रीजिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, रिलेटिवली लो लेवल ऑफ लिटरेसी इन कंट्रास्ट टू अदर ट्राइबल ग्रुप। समझ में आया कि मतलब ये जो प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसी को प्रिजर्व करके रखते हैं। लाइक पहले क्या था, एग्रीकल्चर से पहले क्या चीजें थी, हंटिंग वगैरह ये सारी चीजें, बट वो लोग उसी को अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। हंटिंग गैदरिंग वगैरह ये सारी चीजें अभी भी उनका प्रैक्टिस में है। ठीक है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, स्टेगनेंट या तो रुक गई हो। फॉर एग्जाम्पल ये कोई XYZ ट्राइबल ग्रुप है, इसमें 100 लोग हैं, तो ये 100 ही है, 100 है या फिर उससे भी धीरे धीरे क्या हो रही हो, डिक्लाइन हो रही हो। फिर यहाँ पर उनका जो लिटरेसी रेट है बहुत ही ज्यादा लो है, अदर ट्राइबल ग्रुप की कंपैरिजन में उनका जो लिटरेसी रेट होता है बहुत ही ज्यादा आपका लो होता है। सो अब तक हम बात करते हैं कंट्री में 75 ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पर आपकी आइडेंटिफाई की गई हैं, और उसमें से जो 13 आउट ऑफ 75, 13 जो है आपकी कहाँ पाई जाती है, ओडिशा में ओनली।
तो ये उड़ीसा में आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है वो पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में। आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा यहाँ क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज इंडियाज नेबरहुड वॉच पास्ट एंड प्रेजेंट। देखिए ये पूरा एक एनालिसिस है, इसे आप जीएस पेपर 2 से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। 2008 से लेकर 2010 तक का इसमें पहले डिस्कशन किया गया। ठीक है, इन 2 सालों में मतलब 2008 तक हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, यहाँ पर हमने क्या देखा, डेमोक्रेसी देखी। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए इन दिसंबर बांग्लादेश आफ्टर द मिलिट्री रूल अंडर जनरल मोइन ओ अहमद शेख हसीना बिकम प्राइम मिनिस्टर। 2009 में हमने क्या देखा, बांग्लादेश में पहले मिलिट्री रूल था, उसके बाद फिर इलेक्शंस होते हैं और जो शेख हसीना जी होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। फिर 2009 की बात करते हैं, श्रीलंका में आफ्टर 33 years ओल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस द ग्रुप ऑफ लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल Elam was finally defeated and no small measure due to India's sustained engagement with श्रीलंका। श्रीलंका का जो इंगेजमेंट, इंडिया का जो इंगेजमेंट था वो श्रीलंका के साथ लगातार बना रहता है और 33 ईयर से जो यहाँ पर एलटीटी का जो ग्रुप था है ना, उसको यहाँ पर डिफीट किया जाता है और फाइनली यहाँ पर क्या होता है, आपका इलेक्शन होता है और श्रीलंका में भी हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं मालदीव्स की। 2008 में क्या होता है, 13 ईयर ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल गायूम एट्रोक्रेटिक रीन द फर्स्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शन यहाँ पर होते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, आपको न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पर आते हैं और हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी थोड़ी सी स्टेबलाइज दिखाई देती है। 2010 में बात करते हैं म्यांमार में, यहाँ पर जो 20 ईयर ऑफ जो मिलिट्री रूल रहता है वो खत्म होता है, इलेक्शन होते हैं यहाँ पर और वहां पर भी हमें म्यांमार में भी क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है ना, ये पार्टी यहाँ पर आती है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। पाकिस्तान में भी इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट यहाँ पर इलेक्ट होती है इन 2008 सेंडिंग प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ इनटू एग्जाइल। जो वहां के प्रेसिडेंट होते हैं उनको एग्जाइल में यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से देखा तो मतलब सिचुएशन जो थी 2008 से लेकर 10 तक में हमने ये विटनेस किया कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज थी वहां पर हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इससे हमारे जो रिलेशन भी थे वो आगे बढ़े। फिर अब आज हम प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन हम बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये क्योंकि रीसेंट वन है बांग्लादेश। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, 2024 में जो मिसेस हसीना जी की यहाँ पर गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर जाती है। फिर 2022 की बात करते हैं। 2022 में श्रीलंका में आपने देखा था किस तरीके के क्राइसिस होते हैं। वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं गोटाबाया राजापक्षे जी, वो श्रीलंका यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं और वहां की जो एंटी गवर्नमेंट मतलब जो मास मूवमेंट था उसको वहां पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपना जो पद है उसको छोड़कर मतलब यहाँ से एक तरीके से कह सकते हैं वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तो फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए इंडिया ने भी वहां पर बहुत सारी हेल्प भी की है। उसके बाद आप देखेंगे बांग्लादेश हो गया आपका, ये हो गया। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस होते हैं। मिलिट्री यहाँ पर 2022 में 2020 में मिलिट्री टेक ओवर करती है, कहाँ, म्यांमार में। ठीक है, और आप सभी को पता है म्यांमार जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज आप म्यांमार की लोकेशन अगर देखेंगे, देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। आप ऐसे खुद से मैप ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आपको दिखाई देता है ये आपको ये वाला जो रीजन है बांग्लादेश, यहाँ से आपका आ जाता है क्या, म्यांमार। म्यांमार की जो हाफ ऑफ द बॉर्डर है आप देखेंगे वो किसके साथ लगती है, हमारी जो नॉर्दर्न ईस्टर्न में रीजन में जो स्टेट्स आते हैं उनके साथ लगती है। सो इसलिए यहाँ पर म्यांमार जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। लेकिन वहां पर भी मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। फिर 2021 की बात करते हैं। 2021 में अफगानिस्तान में क्या होता है, तालिबान ने यहाँ पे टेक ओवर कर लिया। पाकिस्तान में हम देखते हैं 2022 में क्या होता है, जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है उसमें भी हमें आर्मी का वो देखने को मिलता है, VS देखने को मिलता है। और पाकिस्तान में भी आप सभी को पता है कि सिचुएशन सही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। तो अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है हमारी, एक टाइम पर अच्छी थी, आज के टाइम पर नहीं है। हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहे हैं इन सारे रीजन में, अब सबसे ज्यादा जो हमें चाइना को जो इन्फ्लुएंस है आपको हर एक कंट्री में, पाकिस्तान हो वो आपका, चाहे अफगानिस्तान हो या श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, हर जगह देखने को मिल रहा है ना।
ठीक है। सेकंड यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हम मालदीव्स की बात करते हैं, वहां पर धीरे धीरे ठीक है हम बातचीत तो कर रहे हैं, उन कंट्रीज के साथ हमारी बातचीत हो रही है, हम जो हमारी रिलेशन उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल हमें क्या देखने को मिल रहा है, वहां पर अभी भी एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है ना, एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है वो हमें दिखाई देते हैं। सेकेंड, यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है। तो अब यहाँ पर इंडिया को वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए। हमारा रिस्पांस देखिए, ये मिस जजमेंट हमें यहाँ पर नहीं करना है, कोई भी हमें मिस स्टेप नहीं लेना है जिसकी वजह से जो हमारा कंट्रोल है इन कंट्रीज के ऊपर, मतलब कंट्रोल नहीं करेंगे, जो हमारा अभी यहाँ पर एक तरीके से सॉफ्ट पावर हमने यहाँ पर बना के रखी, अपनी जो पोजीशन यहाँ पर बना कर रखी है, वो एक तरीके से यहाँ से हट ना जाए। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे बैलेंस बनाकर चीजों को करना होगा। अब इंडिया क्या है, अब ठीक है, इंडिया के साथ साथ यहाँ पर चाइना भी आ चुका है, तो इंडिया यहाँ पर जो बिग ब्रदर वाला रोल था ना, उस तरीके का वो वाला जो एटीट्यूड है उसको हटाकर हमें यहाँ पर कुछ अलग सोचना होगा। सो बट म्यांमार एंड बांग्लादेश गिवन देयर centrality to India's interest pose serious challenges. Myanmar is weaving towards a possible civil war and Bangladesh is struggling to get back to its democratic feet. So, in the midst of these upheaval, the importance of India's robust development support becoming the bedrock for fostering closer relation with neighbors and their पीपल्स इज अंडर एस्टिमेटेड। तो हमें यहाँ पर जो वहां के लोग हैं, हमारे जो नेबरिंग रिलेशन, उसके साथ अब हमारे रिलेशन को क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा, बट इसके लिए हमें नए तरीकों का यहाँ पर क्या करना होगा, यूज करना होगा। आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ओके, यहाँ पर बात की जा रही है कोलिजन सिस्टम। देखिए यहाँ पर पहले क्या था, हम धीरे धीरे इसको डिस्कस करते हैं। वैसे इस आर्टिकल में क्या है, आपका 2-3 एग्जाम्पल दिए गए। यूके का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, साउथ अफ्रीका का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से वहां पर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता है। पहले हम उनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं, फिर हम इंडिया की बात करते हैं। देखिए यूके में क्या है, सो द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 इंट्रोड्यूस बाय यूके। यूके में 2005 में क्या आता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आता है। ठीक है, जिसके तहत यहाँ पर 2 कमीशन को स्टैब्लिश किया जाता है, जिसके तहत जो कैंडिडेट्स है कोर्ट्स के लिए, है ना, जो कोर्ट है उनके लिए कैंडिडेट्स को, मतलब जजेस को क्या करेंगे हम, जजेस के लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को चूज किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 15 मेंबर्स का कमीशन है, जिसको हम वहां पर क्या कहते हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इज डेजिग्नेटेड टू ओवरसी द नॉमिनेशन ऑफ जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। इट कंप्राइजेस, इसमें कौन कौन है आपके, चेयरमैन हु इज ऑलवेज अ ले मेंबर, 6 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 2 ट्रिब्यूनल जजेस, 2 प्रोफेशनल मेंबर्स, दे मस्ट बी बैरिस्टर इन इंग्लैंड एंड वेल्स। तो ये कुछ यहाँ पर मेंबर्स हैं। फिर सॉलिसिटर ऑफ सीनियर कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स एंड फेलो ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एग्जीक्यूटिव। तो देखिए हमें इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार इसको पढ़ना है। लेकिन ये क्या है, यूके में बताया जा रहा है कि यूके में कमीशन है 15 मेंबर्स का टू अपॉइंट द जजेस। ठीक है, जो आपके नॉमिनीज हैं उनको देखने के लिए, उनके बारे में सारी चीजें करने में। फिर साउथ अफ्रीका में भी यहाँ कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में जुडिशियल सर्विस कमीशन है जो एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को टू अपॉइंट द जजेस। अब हम इंडिया की बात करते हैं। देखिए इंडिया में पहले क्या था, आप सभी को यहाँ पर 3 जजेस का जो केस है वो यहाँ पर पता होगा। पहला क्या था आपका, पहले फर्स्ट जज केस आपका आता है 1981 में। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कंसल्टेशन इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जजेस डज नॉट रिक्वायर कंकरेंस एंड इंस्टेड ओनली इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ व्यूज। ये फर्स्ट जज केस में आपके यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, आप इन 2 वर्ड्स को अगर समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आपको ये पूरा जो जजेस केस है वो समझ में आ गया। एक वर्ड है आपका कंसल्टेशन, दूसरा है आपका कंकरेंस। कंसल्टेशन का मतलब होता है कि आपने कंसल्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर और प्रेसिडेंट है, तो नहीं, हम प्रेसिडेंट की बात नहीं करते, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, हमने यहाँ पे बातचीत कर ली कि हाँ ये जो XYZ पर्सन है इसको हमें क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सहमत है। और यहाँ पर क्या है, कंसल्टेशन किसका है, आपका एग्जीक्यूटिव का, जो हमारी गवर्नमेंट है उनका भी यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कंसल्टेशन ले लिया कि हमने कंसल्ट कर लिया। अब दूसरी क्या यहाँ पर आ जाती है बात, फिर हम बात करते हैं 1993 में कंकरेंस वाला। इसमें पहले कंकरेंस रिक्वायर्ड नहीं था, सिर्फ कंसल्टेशन था कि हमने कंसल्टेशन कर लिया। तो अब सेकंड जज केस आता है 1993 में। इसमें क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स प्रीवियस एंड अल्टर द डेफिनेशन ऑफ कंसल्टेशन टू मीन्स कंकरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर कंकरेंस भी इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी क्या है, जैसे कि आप घर से बाहर निकलते तो आपने मम्मा को बता दिया कि मम्मी मैं जा रही हूँ कहीं घूमने। ठीक है,
मम्मी ने बोला ठीक है जाओ, मतलब एक बार हमने पूछ लिया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। लेकिन हमने अब क्या बोला, अब कंकरेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब रात को आपको जाना है कितने बजे, 11 बजे जाना है, कहीं घूमने जाना है, कुछ भी XYZ है, तो आपने यहाँ पर पूछा मम्मी यहाँ पर मैं जा रही, तो लेकिन मम्मी के यहाँ पे परमिशन भी चाहिए। हाँ जा रहे हैं बता देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जब तक आपको परमिशन नहीं मिल जाती कि हाँ आप चले जाइए तब तक आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर अब जो कंसल्टेशन था अब यह क्या बन गया, आपका कंकरेंस बन गया। मतलब कि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनकी जो एडवाइस है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे टेंडर हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज टू द सुप्रीम कोर्ट। अभी बाइंडिंग हो जाता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहाँ पर जो एडवाइस है वो लेना ही पड़ेगा और उनकी एडवाइस यहाँ पर बाइंडिंग होगी। ओके, सो यहाँ पर जो पहले कंसल्टेशन था सिर्फ एक बार पहले पूछ लिया, ठीक है, मानना ना मानना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सिर्फ हमने क्या करी यहाँ पर पूछ लिया। लेकिन अब क्या है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। फिर आपका आता है क्या यहाँ पर थर्ड जज केस 1998 में, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड कंसल्टेशन ऑफ प्लुरैलिटी ऑफ जजेस। अब यहाँ पर जो कंसल्टेशन था पहले ये कहा कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन लेते थे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर आपका कोलिजियम, जो प्लुरैलिटी की बात यहाँ पर की जाती है, प्लुरैलिटी मतलब कि अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं इनका एक कोलिजियम बनाया गया। अभी कोलिजियम में कितने मेंबर्स हैं आपको याद रखना है, 5 मेंबर्स हैं, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो 4 क्या है आपके सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो एडवाइस देंगे, रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को कि ये जो पर्सन है हम इनको रिकमेंड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए, आप इन्हें क्या करिए, अपॉइंट करिए। ठीक है, फिर इसी के तहत आप सभी को पता होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आता है, एक्ट आता है 2014 में। अब इसको क्या किया, ये एग्जिस्टेंट मतलब कि ये रिप्लेस करने के लिए आया था इस कोलिजियम को, ये जो कोलिजन सिस्टम है ना इसको रिप्लेस करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नलिफाइड कर देती है, ये कहते हुए कि ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसके लिए क्या बन सकता है, थ्रेट बन सकता है। सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि हमें जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है, क्योंकि ये जो अभी एनजीएसी है ये एक इलेगेंट रिफॉर्म ऐसा माना जा रहा है कि वो एक बहुत ही इलेगेंट रिफॉर्म था। अभी जो कोलिजियम है इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती है, नेपोटिज्म, ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। तो अभी जो हमारा ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है इसे हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमें एनजेएसी पर रिवर्क करने की जरूरत है। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंश्योर LGBTQIA प्लस कपल्स गेट राशन कार्ड से सेंटर। सेंटर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कहा, देखिए पहले हम बात करते हैं LGBTQIA प्लस। एल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे एल का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन मतलब एक विमेन दूसरी विमेन से क्या हो रही है, आपकी अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, गे का मतलब यहाँ पर एक बॉय जो है, एक आदमी दूसरे बॉय से क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है ना। बायसेक्सुअल हुआ यहाँ पर। फिर टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, क्वी का मतलब होता है क्वीर, आई का मतलब होता है इंटरसेक्स, ए का मतलब होता है एसेक्सुअल और प्लस का मतलब यहाँ पर कुछ जो ऐसे चीजें हैं जिसको हम डिफाइन अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो प्लस मतलब इसमें पूरा ऐड होता जाएगा। देखिए दो आपके जो हम बात करते हैं, एक होता है गर्ल एक होते हैं बॉय, लेकिन हम उनका जो जेंडर है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम यहाँ पर थर्ड जेंडर की कैटेगरी में भी रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो वो बॉय होते हैं ना ही वो गर्ल की कैटेगरी में आते हैं, इसको हम LGBTQI प्लस कम्युनिटी यहाँ पर ये आपका माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर होगा। अब इसमें पहले क्या था, आर्टिकल 377 के बारे में आप लोगों को तो यहाँ पर पता ही होगा। पहले ये क्या था कि अगर कोई भी पर्सन मतलब जो LGBTQI प्लस से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनका यहाँ पर रिलेशनशिप होता है, ऐसी सारी चीजें होती हैं, तो ये जो इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। क्या माना जाता था, इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसे क्या कर दिया, यहाँ पर 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब कि अगर आपके यहाँ पर होमोसेक्सुअल रिलेशन है किसी के साथ तो वो उसको हमने क्या कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। लेकिन अभी भी हम हमारी सोसाइटी में ये देखते हैं कि इस कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं उन्हें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना पड़ता है, लाइक हेल्थ फैसिलिटीज लेने में, है ना, और हेल्थ फैसिलिटीज हो गया, एजुकेशन में, हर एक सेक्टर में इन्हें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना पड़ता है। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है अभी जो आप क्या कर सकते हैं, जो होमोसेक्सुअल यहाँ पर कपल्स हैं वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपका जॉइंट बैंक अकाउंट यहाँ पर खुलवा सकते हैं, ओपन करा सकते हैं। उसके साथ साथ उनको राशन कार्ड जो है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं, जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं तो वो इसमें यहाँ पर राशन कार्ड उनको मतलब राशन उनको अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लाइक उनको फैमिली से
प्रॉब्लम जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, कई बार फैमिली में ये होता है कि कोई बीमारी है, तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि ये कोई बीमारी नहीं है। कई बार इसको बीमारी के तहत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि इसका इलाज कर दीजिए, ट्रीटमेंट कर दीजिए, है ना, और झाड़ फूक करवाते हैं कि ये बीमारी है, हमारा बच्चा यहाँ पर ठीक हो जाए। डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेसेस पर, हेल्थ इश्यूज वाले भी इनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जो ये होमोसेक्सुअलिटी है इसके तहत डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हेल्थ सिस्टम में भी हमें, क्योंकि इनमें जो HIV जैसी जो बीमारियां हैं और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको सामना करना पड़ता है। फिर यहाँ पर ये ड्रग के अब्यूज भी हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की लेस्बियन है या फिर कोई बंदा गे है, कुछ भी है, तो उसका जो सेल्फ स्टीम है, सोसाइटी से जब इतना प्रेशर होता है, इतना दूर भागते हैं सारी चीजें, तो उसके तहत जो सेल्फ स्टीम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज्यादा लो होता है। तो वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं फ्रेंड्स से और फैमिली से, और धीरे धीरे यहाँ पर जो ड्रग टेकिंग की जो प्रॉब्लम होती है, मतलब की चीज होती है, वो यहाँ पर बढ़ती जाती है और वो धीरे धीरे ये ड्रग और अल्कोहल के एडिक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पर इनके लिए, इस कम्युनिटी के लिए कुछ स्कीम्स भी आई है, लाइक स्माइल स्कीम, जिसमें यहाँ पर जो मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स हैं जो कि लाइवलीहुड और एंटरप्राइजेस के लिए, उनको हम क्या करें, सपोर्ट करें। फिर गरिमा गृह स्कीम भी है, जिसके तहत यहाँ पर शेल्टर होम्स, क्योंकि हमने देखा होगा कई बार कि जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर फैमिली में उनको पता चल गया तो वो फैमिली से उसको बाहर निकाल देते हैं, है ना। आपने यहाँ पर वो हिजरा वाला जो वर्ड है वो सुना ही होगा, वो लोग अलग रहते हैं। तो यहाँ पर गरिमा गृह स्कीम है, जिसके तहत यहाँ पर शेल्टर वगैरह को भी क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसके तहत हम उनको, जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है, वल्नरेबल ट्रांसजेंडर पर्सन है, उसको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, है ना। फिर यहाँ पे नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन भी है, जिसके तहत उनको सर्टिफिकेट वगैरह, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जिससे वो कंट्री में कहीं पर भी आ जा सके। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप सभी को बता दिया जाए। आर्टिकल 377 पहले ये क्या था, क्रिमिनल ऑफेंस था। 2001 में यहाँ पर जो एक नाज फाउंडेशन होती है, वो PIL फाइल करती है, सेक्शन 377 को चैलेंज करती है, क्योंकि ये पहले क्या था, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, ठीक है। फिर 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट जो होती है, नाज फाउंडेशन और इन सबको देखते हुए यहाँ पर जो LGBTQIA+ जो राइट्स हैं, मतलब उन्होंने एक तरीके से जो होमोसेक्सुअल एक्ट था उसको कंसेंट प्रोवाइड किया था और इसको डिक्रिमिनलाइज किया था कि होमोसेक्सुअलिटी क्या है, आपकी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। लेकिन 2013 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन को क्या करती है, ओवरटर्न कर देती है और सेक्शन 377 को अपहोल्ड करके रखती है। फिर आप सभी को पता होगा यहाँ पर फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज और यूनियन जितने भी आपके हैं नालसा जजमेंट्स में, ये आपका यहाँ पर आता है और इनको थर्ड जेंडर की कैटेगरी में लेकर आया जाता है। फिर आप सभी को पता होगा 2018 में आपका एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, जिसमें यहाँ पर आर्टिकल 377 को स्ट्राइक डाउन किया जाता है और इसको डिक्रिमिनलाइज किया जाता है, जिसको हम नवतेज सिंह जोहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 2020 में आप सभी को पता होगा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक्नॉलेज किया है जो लिव इन रिलेशनशिप होते हैं सेम सेक्स के, उसको एक्नॉलेज किया है और उन्हें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने की बात की है। अभी आप सभी को पता होगा 2023 में यहाँ पर ऐसा आता है ना कि अब हम लिव इन में रह सकते हैं, हम कपल्स यहाँ पर आपके डिक्रिमिनलाइज हो चुका है, मतलब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो हम शादी भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है, जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है उसे मॉडिफाइड करने की बात आती है। तो आप सभी को पता होगा 2023 में कितना हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, पिटीशन भी बहुत सारी फाइल की गई थी सेम सेक्स मैरिज के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी फैसला ये कहते हुए ये कहा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इस पर वर्क करना किसका काम है, आपका पार्लियामेंट का काम है, ये लेजिस्लेशन का काम है, हम इस एम्बिट में नहीं आ सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ जाती है, पार्लियामेंट के पास आती है कि वो इसके रिगार्डिंग में क्या करें, इस मैटर में लॉ को इनेक्ट करें। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज वाई नामीबिया प्लान्स टू किल हंड्रेड्स ऑफ इट्स मैजेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स फॉर मीट। अब यहाँ पे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। आप साउथ में जाएंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देगा नामीबिया। इसके आसपास की कंट्रीज देखते हैं, लाइक आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा, बोत्सवाना यहाँ पर है, जाम्बिया है और एंगोला है, ओके। ये इनकी नेबरिंग कंट्रीज है जिसके साथ यहाँ पर बॉर्डर लग रही है, ओके। सो इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ड्रॉट, यहाँ पर सूखा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है, मतलब इस रीजन में ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर ड्रॉट देखने को मिलता है। तो इस टाइम पर नामीबिया में क्या है, बहुत ज्यादा ड्रॉट देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही ड्रॉट प्रोन एरिया है आपका। 2013 में, 16 में, 2019 में यहाँ पे एक्सट्रीम ड्रॉट्स देखने को मिले थे, जिसकी वजह से यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई थी, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर टोटल 723 एनिमल्स, जिसमें की 30 हिप्पोज जो है, 60 बफेलोज और 50 इम्पाल्स, 100 ब्लू वाइल्ड बीस्ट,
300 जेब्रास, 83 जो एलिफेंट्स है, 100 जो ईगल इलैंड टाइप्स और एंटीलोप्स हैं, इनको क्या किया जाएगा, किल किया जाएगा, जिससे कि 60 टन्स ऑफ जो मिल्स है, मीट मतलब उसको यहाँ पर बनाया जाए, जिससे कि हम क्या कर सके, क्योंकि देखिए जब खाने के लिए यहाँ पर ये नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज किया जा रहा है, जो नामीबिया के सिटीजन्स है उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, कि मतलब हम जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इसका यूज कर रहे हैं, किसके लिए, नामीबिया के सिटीजन्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। तो अभी हमारे इस टाइम पर सिर्फ यही एक रास्ता है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम उस रीजन में क्या देखने को मिलते हैं, भूखमरी है, लोगों की यहाँ पर जान जा रही है, बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो प्रिवेल हो रही हैं। ओके, सो इसलिए यहाँ पर क्या प्लान किया गया कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको किल किया जाएगा फॉर द मीट, जिससे कि वहां पे जो ड्रॉट है इससे हम क्या कर सके, बाहर आ सके। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल, ये छोटा सा यहाँ पर अपडेट है कि मणिपुर में फिर से वॉयलेंस यहाँ पर इरप्ट हुआ है, जिसके तहत 2 लोगों की जान जा चुकी है और 6 से ज्यादा लोग यहाँ पर क्या है आपके इंजर्ड हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें हम बात करेंगे आर लाई डिटेक्टर टेस्ट लीगली वैलिड। यहाँ पर आपके लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं जिसको हम डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। अब देखिए आप लोगों को अगर नोट्स बनाने हो, अब ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है, तो इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट्स है आप उनको सिर्फ नोट डाउन कर सकते हैं। लाइक डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट है, इसके तहत आपके 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, पहले आप देखेंगे 3 टेस्ट इंक्लूड है, एक होता है आपका नाक्रो एनालिसिस, सेकंड है आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और तीसरा होता है ब्रेन मैपिंग की जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट, अब आप यहाँ पर पहला पॉइंट डालेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, इसमें आपको जो आपकी जो रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन झूठ बोल रहा है, आपने उसको सामने बिठाया, कुछ यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उसकी बॉडी से अटैच कर दिए, तो उसका जो यहाँ पर उसकी जो हार्ट बीट है, उसका जो ब्लड प्रेशर है ना, उसकी जो स्किन का रिस्पॉन्स है, उसको पूरा यहाँ पर चेक किया जाता है। जैसे कि कई बार हम नर्वस होते हैं तो किसी किसी को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, तो ये होता है आपका किसमें, पॉलीग्राफ टेस्ट में। ठीक है, इससे अगर कोई पर्सन झूठ बोल रहा है तो वो हमें पता चल जाता है। सेकंड है आपका नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस में क्या होता है, इसमें आपको ड्रग का इंजेक्शन दिया जाता है, और किस ड्रग का दिया जाता है ये आपको याद रखना है, सोडियम पेंथोलन। ये जो टेस्ट है, मतलब कि ये ड्रग है, इसका यहाँ पर आपका इंजेक्शन दिया जाता है ड्रग का। इससे क्या होता है, लाइक आप इसको इस ड्रग से हटाकर देखिए, आप नॉर्मल बात करिए, जब कोई भी पर्सन यहाँ पर अल्कोहल का कंजप्शन करता है, कुछ भी ऐसी नशीली जो चीजें हैं, है ना, उसका कंजप्शन करता है, तो वो उसमें मतलब कि वो कॉन्शियस नहीं रहता और उसके मन में जो भी रहता है वो बोल देता है ना, ऐसा होता है ना, वो बोल देता है। तो यहाँ पर इस ड्रग से क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो अपनी वीकनिंग कंडीशन में, यहाँ पर इसको ट्रुथ सीरम के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों ने इसको सुना होगा, तो यहाँ पर वो सारी चीजें बोल देता है। थर्ड होती है आपकी ब्रेन मैपिंग, जिसमें आपके ब्रेन में बहुत सारे जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह होते हैं, नेक में, फेस में, ये यहाँ पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्रेन वेव्स होती हैं आपकी, है ना, जैसे कि आप क्या सोच रहे हैं, ब्रेन जो वेव्स होती है उसको यहाँ पर एनालाइज किया जाता है, जिसके तहत यहाँ पर उसका साउंड और जो इमेजेस होती है यहाँ पर आपका प्रेजेंट किया जाता है। तो ये है आपके 3 तरीके के टेस्ट। ठीक है, 2010 से पहले की बात करते हैं, इंडिया में ये क्या था, वैलिड था। इंडिया में क्या था, ये वैलिड था, इस तरीके की चीजें अच्छे खासे चलती थी। बट 2010 के बाद क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन वगैरह भी फाइल किए जाते हैं, ये कहते हुए कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, जिसके तहत हम बात करते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है ना, कि कोई भी पर्सन अपने ही केस में अपने खिलाफ गवाही क्यों देगा, है ना, अपने खिलाफ यहाँ पर सबूत को क्यों पेश करेगा, तो ये ऐसा नहीं कर सकता, ये उसका राइट है। तो ये क्या कर रहा है, उस राइट को यहाँ पर वॉलेट कर रहा है। इसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का वॉलेशन है, जिसके तहत यहाँ पर अगर ये टेस्ट करना है तो उसमें पहले उस पार्टी का कंसेंट होना चाहिए, लॉयर का, मतलब जो भी यहाँ पर विक्टिम है, जो भी यहाँ पर मुलजिम है ना, तो यहाँ पर उसका पूरा कंसेंट होना चाहिए, कोर्ट से पहले परमिशन लेनी होगी आपके, उसके बाद आप ये जो टेस्ट है उसको यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इस टेस्ट होता है उसमें जो लॉयर्स एंड अप्रेज फॉर द फिजिकल, इमोशनल एंड लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ अंडरगोइंग द टेस्ट। एडिशनली इट रिक्वायर द सब्जेक्ट्स कंसेंट, यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर किया जा रहा है उसका कंसेंट होना चाहिए। बी फॉर्मली रिकॉर्डेड बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड दैट द गाइडलाइन सेट आउट बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन 2000, और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा गाइडलाइंस यहाँ पर सेट की गई है, वो सारी चीजों को क्या कर रहा हो, अधेयर कर रहा हो। लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिलता है, ये अभी भी ये जो डीटीज है ना, डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट है, वो यहाँ पर कंटिन्यू है
है ना। मतलब कि अभी भी हमें इस तरीके के जो केसेस आते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलता है। तो ये कहा जाता है जैसे कि जो हीनियस क्राइम होते हैं उनके लिए ये टेस्ट करना मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो आई होप आपको ये टेस्ट क्या है, ये यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। अगर आपको सारी चीजें क्लियर है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना यहाँ पर ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।